हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है अपना स्टैंडर्ड कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को ही डिस्कस करेंगे। और हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उन दोनों के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, उसको हमने समझा था। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि होटल के केस में होटल प्रॉपर्टी जो होती है वो IAS 16 में जाएगी, या अगर प्रॉपर्टी सब्सिडरी को लेट आउट करी आपने तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सब हमने समझ लिया था। अब स्कोप हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं। 2 क्लासेस में लास्ट हमने स्कोप समझा था। आज हम समझेंगे इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहली बार आपके बुक्स में जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, मींस फर्स्ट एंट्री कैसे पास होगी। तो क्या सर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एंट्री डालना सीख रहे हैं क्या? भाई एंट्री डालने में तो आप लोग तो एक्सपर्ट हो, एंट्री डालना तो मैं आपको सिखा ही नहीं सकता। आपको तो पता ही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक एंट्री हो जाएगी। बात इस एंट्री की नहीं है, ठीक है, बात इस एंट्री की नहीं है। हमें ये समझना है कि डिफरेंट केसेस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ये जो कॉस्ट होती है जिस पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होगी, वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। कई केस में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कई केसेस में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे पहला केस हम समझेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी, तो उस केस में किन किन कॉस्ट को कौन कौन सी चीजें जो होती है, कौन कौन से आइटम जो होते हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर हमने उधार में परचेज करी, डेफर्ड क्रेडिट, ठीक है, उधार बेसिकली है, लोन पे लेके परचेज करी आप ये कह सकते हो, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर हमने बनवाई, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। एक्सचेंज हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है, इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एक्सचेंज ऑफ असेट्स, अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ एक्सचेंज किया तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और अगर हमने असेट्स को फाइनेंस लीज पे लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फाइनेंस लीज पे लिया, तो ऑब्वियसली जो लेसी होता है वो फाइनेंस लीज के अंदर एक तरीके से डीम्ड ओनर बन जाता है। आपको पता है ना कि जो लेसी होता है वो फाइनेंस लीज में डीम्ड ओनर बन जाता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो हमने 2 क्लासेस में, या पहली क्लास जो फर्स्ट क्लास थी उसमें सबसे यही डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के केस में अलग अलग ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर परचेज करिए तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो जैसे मैंने बताया परचेज के केस में एंट्री तो अपन को पता ही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बात ये आती है सर कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो, हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, हमेशा इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन जो होता है, फर्स्ट एंट्री जो पास होती है वो हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट पे होती है। सर ये कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट देखो किन किन चीजों से मिलके बनी होती है। जैसे हमने परचेज प्राइस जो दी, एक तो वो आ जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करोगे, सरकार को कोई ना कोई स्टाम्प ड्यूटी दोगे, टैक्स दोगे, आपको पता ही स्टाम्प पेपर वगैरह जो होते हैं। ब्रोकरेज या कमीशन, किसी को आपने ब्रोकर को आपने कमीशन दिया, ब्रोकरेज पे करी, या फिर कोई भी ऐसे अदर एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेटेड है एक्विजिशन से। तो ये तो आपको नहीं लगता कि हम 11th क्लास में भी ऐसे ही करते हैं अकाउंटिंग। आप याद करो जब हम 11th क्लास में थे स्कूल के अंदर, है ना, तो उसमें हम लोग PPE परचेज करते थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये ऐसे ही ऐड करते थे, परचेज प्राइस प्लस स्टाम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह, ये सारे जितने भी इंस्टॉलेशन वगैरह के खर्चे हैं सारे ऐड कर देते थे, है ना। आपको तो पता ही है, अगर आपको स्कूल का टाइम याद है तो हमारे टीचर कहते थे स्कूल में कि बेटा रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे, जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे उस असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो, तब तक के खर्चे उस असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो। तो ये तो स्कूल्स की बातें हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें तो, ठीक है। लेकिन कुछ एक पॉइंट अपन को ध्यान रखने चाहिए। जैसे क्या कि कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे और वो P&L में जाएंगे, ठीक है, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ना कि वो कैपिटलाइज होगा। जैसे मान लो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपको पता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पर्पस क्या हो सकता है, या तो
हमने एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी है, या फिर हमने उसको रेंट पे देने के लिए, किराए पे देने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी है। अब सपोज किराए पे देने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो कई लोग क्या करते हैं, जो बिल्डर लोग होते हैं जो किराए पे देना चाहते हैं असेट्स को, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, इश्तिहार छपवाते हैं। तो न्यूज़पेपर में जब एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा तो उसके मार्केटिंग प्रमोशन मतलब इस तरीके के खर्चे हो सकते हैं, और है ना, पैम्पलेट छपवा दिया या कुछ भी जो भी सोशल मीडिया पे ऐड कर दिया कि भाई ये फ्लैट जो है खाली है, आप चाहो कोई भी पर्सन इसको रेंट पे ले सकता है, ठीक है ना, ये 2 BHK है, 3 BHK है। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को प्रमोट किया, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए, तो क्या ये खर्चे असेट की कॉस्ट में जुड़ने चाहिए? क्या उसको उस असेट की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट में ऐड कर दें? नहीं, ऐसे खर्चे हमेशा हम क्या करते हैं, P&L में डालते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या कोई आपसे पूछ ले प्रैक्टिकली कि भाई अभी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने किराए पे दी नहीं है, अभी तो बनके तैयार हुई है या परचेस करी है, और इस पे क्या है कि मार्केटिंग और प्रमोशन के खर्चे हो रहे हैं रेगुलरली, तो क्या करा जाए? आप कहोगे सीधा सीधा P&L में डाल दिया जाए। इसको हम असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टार्टअप कॉस्ट जैसे इनॉग्रेशन सेरेमनी पे खर्चा करना। अब जैसे आपने कोई बिल्डर ने एक बिल्डिंग बना दी, रेडी हो गई पूरी की पूरी बिल्डिंग। अब वो बिल्डर क्या करते हैं, कई लोग जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं वो इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई आओ, आज हमने जो है सेरेमनी रखी है, मुहूर्त रखा है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को देखो, आज आपका लंच फ्री है ना, इधर डिनर फ्री है, आपका नाश्ता हो जाएगा यहाँ पे, आप खाओ पियो आराम से, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, बस आप आके देखो यहाँ पे कि देखो ये हमने एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया है, और उसमें बहुत सारी दुकानें निकाली है, एक बार आप आके विजिट तो करो, ठीक है। तो उससे क्या है, फुटफॉल बढ़ता है कस्टमर का। तो क्या ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी के खर्चे हैं, क्या आपको लगता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देने चाहिए? तो आंसर इज नो, कभी भी कैपिटलाइज नहीं होने चाहिए। हम बचपन से जानते हैं कि हाँ सर ये तो ऐसे खर्चे तो P&L में जाते हैं। ऐसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, जैसे इनकर्ड फॉर वैकेंट प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? अब आपने कोई बिल्डिंग बनाई, ठीक है, और वो सपोज शुरुआत के 5-6 महीने उसमें कोई भी नहीं आया, आप किराएदार ढूंढ रहे हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, लेकिन अभी तक कोई आपका रहने नहीं आया। आप उस पे खर्चे तो चलते रहेंगे उस पे, जैसे मान लो उस पे कोई रिपेयर मेंटेनेंस है छोटा मोटा चल रहा है, या फिर आपने कोई उस पे पानी बिजली के बिल तो चल रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाटर एक्सपेंसेस रेगुलरली चल रहे होंगे। तो अब आप क्या, ये जो शुरुआत के 4-5 महीने जो प्रॉपर्टी खाली रही, तो आप ये बोल सकते हो कि चलो इस पे जो मैं एक्सपेंसेस बियर कर रहा हूँ, जितने भी एक्सपेंसेस है, चाहे पानी बिजली के बिल है, चाहे रिपेयर मेंटेनेंस है, इसको मैं एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दूं? आंसर इज अगेन नो, ये एक्सपेंस भी कहाँ जाएंगे? P&L में जाएंगे। तो आपको बस सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड खर्चे बिल्डिंग के, या स्टार्टअप रिलेटेड कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस जो भी इनकर्ड होंगे, ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? P&L में जाएंगे। तो सर क्या मतलब रेडी टू यूज होने के बाद के खर्चे क्या हमेशा P&L में जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने बचपन का ही स्कूल का रूल याद रखो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होगा, रेडी टू यूज के बाद अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या, अब आपकी बिल्डिंग बन गई है ना, मान लो आपने एक बिल्डिंग बनाई और सपोज उसमें कुछ फ्लोर्स बना दिए, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे आपने फ्लोर बना दिए। बिल्डिंग आराम से आपने किराए पे दे दी, बिल्कुल रहने वहने लग गए लोग बाग। अब आपको 3-4 साल बाद ऐसा लगा चलो एक और फ्लोर इस पे ऐड कर देते हैं, या 2 फ्लोर ऐड कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड जो खर्चे हो रहे हैं, ये जो एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ये तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है सारा, है ना, क्योंकि अब आप उसकी कैपेसिटी में ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। मतलब वही देखो 11th-12th के जो बेसिक्स हैं वही है, इसमें कोई अलग से बात नहीं लिखी है। लेकिन हाँ, ये 3 पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना, ये थोड़े से स्टैंडर्ड के अंदर वर्ड यूज करे हुए हैं, ठीक है ना, स्टार्टअप कॉस्ट, इनॉग्रेशन सेरेमनी वगैरह, तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना उस केस में। सर अगर हमने जैसे अब हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया
ठीक है, पहला क्या था, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने परचेज करी तो। अब हम अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैं सीक्वेंस में नहीं चल रहा, ठीक है ना, सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं। अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे बिल्डर होता है, बिल्डर वो प्रॉपर्टी बना के बेचता है, ठीक है। आप बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर में कंफ्यूज मत होना कभी। कॉन्ट्रैक्टर तो दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर जनरली लेबर सप्लाई करते हैं, और जो बिल्डर होता है वो तो मालिक है उसका, तो वो ओनर है प्रॉपर्टी का, ठीक है। वो तो प्रॉपर्टी बना के बेचने का काम है उसका, बेच भी सकता है या रेंट पे दे सकता है, वो बिल्डर होता है बेसिकली। तो अब मान लो कोई बिल्डर है, वो कंस्ट्रक्ट करा रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, तो उस केस में उसकी कॉस्ट क्या होगी सर। अभी तो हमने इससे पहले परचेज देखा था, परचेज के केस में जैसे मैंने बोल दिया परचेज प्राइस, स्टाम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज वगैरह ये सब चीजें आ गई। तो अगर कंस्ट्रक्शन है तो उस केस में क्या होगा, तो उसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग के नॉर्मल रूल्स लगाओ। ये स्टैंडर्ड ऐसे बोलता है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के आप नॉर्मल रूल्स लगाओ। तो नॉर्मल रूल्स लगाएंगे तो बताओ आप क्या क्या ऐड होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर। सर मटेरियल ऐड हो जाएगा, भाई जो भी आपका सीमेंट, स्टील, ठीक है, ये सब चीजें जो भी लगेगी, सैंड वगैरह, तो वो मटेरियल ऐड हो गया। जो भी आपकी लेबर है उसका खर्चा ऐड हो गया, और ओवरहेड्स जो है उसका खर्चा ऐड हो जाएगा। ओवरहेड्स क्या होते हैं सर, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। फिर ओवरहेड बेसिकली 3 तरह के होते हैं, अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, फिर एक ऑफिस ओवरहेड होता है, और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होता है। 3 तरह के ओवरहेड्स होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जो बनाने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट, जैसे फैक्ट्री में लगने वाले ओवरहेड्स, है ना। ओवरहेड्स कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ही वर्ड यूज नहीं लेते, ओवरहेड्स जो है सब जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उन सब के लिए वर्ड यूज लिया जाता है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, है ना, ये कॉमन वर्ड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, अगर आपको ध्यान हो तो। तो जैसे ओवरहेड में आपको बताऊं कि फैक्ट्री में लगने वाले ओवरहेड क्या होते हैं, जैसे फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट आप सोच सकते हो, फैक्ट्री का रेंट, है ना, वो भी एक फैक्ट्री का ओवरहेड है। फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगती है, फैक्ट्री के अंदर वाटर लगता है, फैक्ट्री के अंदर वाटर मतलब जो पीने वगैरह के लिए जो, या फिर जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में जो वाटर काम में आता है वो, है ना, किसी भी तरह की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है वो आप सोच सकते हो, वो सब आ गई फैक्ट्री के अंदर, है ना। ऑफिस ओवरहेड आपको पता है, फैक्ट्री ऑफिस अलग अलग होता है, तो ऑफिस में भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है, ठीक है। और ऐसी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह वो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप मटेरियल ऐड करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते समय लेबर ऐड करते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं। ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी आप कॉस्ट में ऐड नहीं करते प्रोडक्ट की, है ना। तो वही चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में है। इन्वेस्टमेंट में आप मटेरियल ऐड कर दोगे, लेबर ऐड कर दोगे, और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दोगे। ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड छोड़ दोगे। इतना डेप्थ में कभी पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल काम करते हो तो आपको ये सब चीजें वहां पे वर्क आएगी काम में, तो उस केस में आपकी ध्यान रख लेना। अब जैसे ऑफिस, अब जो बिल्डर है उसका एक ऑफिस भी होगा, ठीक है, और फैक्ट्री मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट का पार्ट बनेगी, लेकिन जो बिल्डर है उसने एक ऑफिस खोल रखा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, अकाउंटिंग का काम होता है। तो क्या उसकी जो सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी है, क्या उसको हम उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, आंसर इज नो। ऐसी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जो भी है, अब ये बिल्डर जो है पैम्पलेट बनवाता है, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करता है, जो भी जिस तरीके के खर्चे करता है, तो ये सब चीजें ऐड नहीं होती है। क्लियर क्या? वैसे इस स्टैंडर्ड को आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ऐसे बस कॉस्ट अकाउंटिंग के जो नॉर्मल रूल लगते हैं वही ऐड होंगे, ठीक है। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ये कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। एक्विजिशन ऑन डेफर्ड क्रेडिट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला है, ठीक है। इसमें हम 5 मिनट देंगे, मतलब इसको हम थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर करी आपने डेफर्ड क्रेडिट पे, ये वैसे तो खाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई नहीं होगा, हर चीज के लिए, हर असेट्स के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। डेफर्ड क्रेडिट मतलब बेसिकली उधार पे लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो आज आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी और आपको उसका पेमेंट करना है 2 साल बाद।
उसमें मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 10% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट रेट है ना, ब्याज की रेट जो चल रही है वो 10% चल रही है। ठीक है, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जैक्ट टर्म पे नहीं जा रहे, बट हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेते हैं 10%, एक सिंपल आप मान सकते हो ब्याज की रेट है। ठीक है, तो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी 1 करोड़ की, लेकिन आप पेमेंट कब करोगे 1 करोड़ का? 2 साल बाद। जब आप पहले अकाउंटिंग करते थे, स्कूल्स में अकाउंटिंग करते थे, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन में अकाउंटिंग करते थे, आप जब IFRS ये या IAS का इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जमाना नहीं था, IAS 40 जब नहीं आया था, तो क्या करते थे आप? तो सर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू जो क्रेडिटर्स है या फिर पेबल नाम से बुक कर देते थे। कितने से सर? 1 करोड़ से। ठीक है, आज आपने परचेज करी, आप एंट्री पास कर देते थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या पेबल, और 2 साल बाद आप क्या करते थे? जब पेमेंट करने का दिन आता था तो क्रेडिटर या पेबल डेबिट करते थे टू कैश या बैंक कर लेते थे। ऐसा पहले होता था वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन अब ये सिस्टम गलत है। ये स्टैंडर्ड बोलता है ऐसे एंट्री नहीं करोगे आप। तो कैसे करेंगे? ये स्टैंडर्ड बोलता है कि ये जो 1 करोड़ है ना, ये जो 1 करोड़ है, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करो। इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर जो होगा वो तो कैपिटलाइज होगा, और जो ब्याज होगा वो अलग से बुक करो और P&L में जाएगा। तो मान लो हम कहते हैं सर हमने परचेज करा है, 2 साल बाद पेमेंट करेंगे, हम कुछ ब्याज तो देंगे नहीं, हम तो 1 करोड़ का नेट पेमेंट करेंगे 2 साल बाद, 1 करोड़ ही पे करेंगे 2 साल बाद। तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है भाई, आप भले ही आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो इसमें निकालना पड़ेगा अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से। और कैपिटलाइज केवल आप क्या कर सकते हो? जो बिना इंटरेस्ट का पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है, वही कैपिटलाइज कर सकते हो। अच्छा सर, तो कैसे निकालें ब्याज का पेमेंट, कैसे निकालें? इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो। आप करो 2 साल बाद पे करना है ना आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी चल रही है आपकी, चेक करो सर। 10% चल रही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करो, इक्वल्स टू। कैलकुलेटर में करोगे तो सबसे पहले तो 0.909 आएगा, फिर वापस से इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो 0.826 आ जाएगा। ठीक है, करके बताऊं आपको। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, और ये आप करके देखोगे तो पहले तो आ रहा है 0.909 और सेकंड ईयर में आ जाएगा 0.826। ठीक है, फिर उसको आप 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 82,60,000। मींस प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में बात करें, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो आप कितना रिकॉर्ड करोगे? असेट की कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करोगे? 82,60,000, और बाकी जो बैलेंस है वो आपका सारा का सारा ब्याज रिकॉर्ड होगा। ये मैंने पूरा मतलब फिगर नहीं लिया, राउंड ऑफ किया है, तो आपको भी राउंड ऑफ करना है। ऐसा नहीं कि 0.909090 पूरा आप लेके जा रहे हो। ठीक है, अभी अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं समझ रहे, अपन अकाउंट्स पे फोकस रख रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो बच गया, बाकी कितना बच गया सर? 1 करोड़ में से आप लेस कर दो 82,60,000, तो 17,40,000 का आप टोटल ब्याज बुक करोगे, और कितने साल के अंदर? वो भी 2 साल के अंदर। ठीक है, अब बताता हूं आप कैसे करोगे ये काम। आज आप एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट, कितने से? 82,60,000 से। ठीक है, ये एंट्री पास करोगे, और फिर आप ब्याज जो है उसको बुक करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट। कितना ब्याज आ जाएगा? 82,60,000 का 10%, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8,26,000। ये फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग इस तरीके से होगी, और फिर इस ब्याज को आप P&L में डालोगे। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 8,26,000 से। फिर सेकेंड ईयर में सेम यही करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल अमाउंट बदल जाएगा, और P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अमाउंट बदल जाएगा, है ना।
अगर लेजर अकाउंट बनाए तो सर लेजर अकाउंट कैसे बनेगा, लेजर अकाउंट भी बताओ आप हमें। लेजर अकाउंट बना लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट बना लो, ठीक है। एक लेजर बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, या लेजर हम चलो उसका बनाते हैं ना, पेबल्स का। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या बनाएंगे, पेबल्स का बनाते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, 82,60,000 है ना, ये समझ में आ गया। पेबल्स में बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों किया, क्योंकि एंट्री क्या हुई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पेबल्स, ठीक है। और बाय इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में कितने का इंटरेस्ट आ गया, 8,26,000 का। अगर बैलेंस चेक करें, बैलेंस सीडी कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दो, 82,60,000 प्लस 8,26,000, ये हो गया 90,86,000। फिर बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 90,86,000। और फिर बाय इंटरेस्ट, इसका 10% निकाल दोगे, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9,08,600, ठीक है। और लास्ट में पेबल्स का आप पेमेंट कर दोगे तो 1 करोड़ का पेमेंट हो जाएगा। ये डिफरेंस आएगा राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है। तो अगर मैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूंगा तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेके इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लूंगा, तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 1 करोड़ में से आप लेस कर दो 90,86,000, तो यह आ जाएगा 9,14,000 है ना, 9,14,000, ठीक है भाई। राउंड ऑफ के डिफरेंस को हम डिफरेंस नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि अभी वो 0.826 नहीं था। अगर आप देखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करोगे तो 0.909, और 0.826 के भी आगे फिगर था। बट हम सिंपल, मैंने बताया कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर रहे, हम अकाउंट्स कर रहे हैं, तो आप राउंड ऑफ कर लो। 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना सफिशिएंट रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एक तरीके से जो है अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर से निकाल दिया। सर ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, ये इंटरेस्ट P&L में जाएगा, ठीक है। देखो आप मुद्दे की बात ये समझो इस केस में कि हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू क्रेडिटर कर देते थे 1 करोड़ से सीधा, और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 करोड़ से। अब ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, नहीं, एंट्री किससे होगी, प्रेजेंट वैल्यू से होगी। 82,60,000 एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू है 1 करोड़ की, तो उससे एंट्री पास होगी। बाकी सारा अमाउंट किस में जाएगा, ब्याज में बुक होगा, और वो ब्याज धीरे 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 कहाँ चला जाएगा, P&L में चला जाएगा। अगर आप देखोगे तो 8,26,000 का इंटरेस्ट और 9,14,000 का इंटरेस्ट, अगर इन दोनों को टोटल करोगे तो 17,40,000 का ब्याज P&L में चला गया, राइट। ये इस तरीके से होगा काम, ठीक है। आप चाहो तो ये देख सकते हो, ये मैंने बनाया है, टाइप किया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट, और ये बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस बीडी, फिर ये इंटरेस्ट, और फिर ये पेमेंट कर दिया लास्ट में, ऐसा, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज है। तो ये क्यों लिखी, क्योंकि देखो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें थोड़ा लिख के दे दो, क्योंकि आप लिखते हो तो आप तो ऐसे करके मिटा देते हो बाद में, तो मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको स्लाइड चाहिए तो इस स्लाइड में लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने मतलब टाइप किया है बेसिकली। अब हम एक और पॉइंट समझते हैं, असेट्स एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज। आपको पता है 2 तरह की लीज हैं, हम लास्ट 2 क्लासेस से यही डिस्कस कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने बहुत डिटेल में समझा था कि ऑपरेटिंग लीज होती है, फाइनेंस लीज होती है। अगर फाइनेंस लीज मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म लीज। फाइनेंस लीज पे एक तो होगा लेसर, हमेशा लीज में कौन होता है, एक तो लेसर और एक लेसी। तो लेसी ने अगर फाइनेंस लीज पे असेट ली तो लेसी एक तरीके से क्या बन गया, ओनर बन गया। अब ओनर एक्चुअल ओनर तो है नहीं, लेसी कौन सा ओनर है, डीम्ड ओनर है। तो लेसी अपने बुक्स में इस असेट को रिकॉर्ड करेगा नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, बताओ। बिल्कुल करेगा सर। लेसर ने लेसी को लीज पे दे दिया असेट,
तो लेसर तो जब फाइनेंस लीज पे असेट देता है तो लेसर ये मानता है कि मेरे यहाँ से तो असेट भाई गई, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए गई, अब ये लेसी ही रखेगा अपने पास जिंदगी भर के लिए। तो लेसी अपने बुक्स में असेट्स को रिकॉग्नाइज करेगा। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? लेसी सोचो हर साल कुछ ना कुछ लीज के पेमेंट देगा फ्यूचर में, ठीक है ना, पहले साल के एंड में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इन सब के एंड में लेसर जो है लेसी से कुछ ना कुछ लीज पेमेंट रिसीव करेगा। तो बेसिकली लेसी क्या कर रहा है? लीज पेमेंट्स या लीज रेंटल पे कर रहा है, ठीक है। तो अब लेसी अपने बुक्स में एंट्री कैसे पास करेगा? लेसी अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा रऊ असेट्स अकाउंट डेबिट। सर ये रऊ असेट्स क्या होता है? राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। ये एंट्री कौन डालेगा अपनी बुक्स में? लेसी डालेगा। रऊ असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिख देगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में लिख देगा रऊ असेट्स। रऊ असेट्स मतलब राइट टू यूज द असेट्स। ये राइट टू यूज द असेट्स जो होता है वो लीज के केस में अकाउंट एक नया खुलता है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी इस तरीके से एंट्री पास कर देगा। लेकिन ये अमाउंट जो होगा वो कैसे निकलेगा? जो भी लेसी लीज रेंटल पे करेगा पहले ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में, सपोज 5 साल की लीज है, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी लीज लाइबिलिटी की उसको एक साथ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। जैसे प्रेजेंट वैल्यू हमने अभी निकाली थी, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। बट लीज रेंटल होते हैं तो 4-5 सालों के अलग अलग, या 10 साल के, 15 साल के, जितने भी ईयर्स के लीज रेंटल देंगे उतने सालों के लीज रेंटल को हमें पीवी पे निकालना पड़ेगा ना। फ्यूचर के लीज रेंटल अलग अलग ईयर के दे रखे होंगे, उन सबको पकड़ के हम प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे। समझ गए? तो ये एंट्री पास कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। हालांकि IFRS 16 अप्लाई हो जाएगा इस पे। IFRS 16 किसका है? लीजेस का। तो क्वेश्चन तो हम वहीं डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल कैसे होगा, लेकिन मैंने आपको इसका मोटा मोटा आइडिया दे दिया। अब एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मैं बिल्कुल अलग वीडियो बना रहा हूं। तो अभी हमने इनिशियल रिकॉग्निशन समझ लिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक्सचेंज के अलावा। अब एक्सचेंज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना रहा हूं हैंड टू हैंड।